हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें न सिर्फ हम स्टैटिक सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं बल्कि आपको करंट अफेयर से भी अपडेटेड रखते हैं। ठीक है, इसमें हम दो सीरीज जो है वो करंट अफेयर से जुड़ी हुई रोज की डेली की करवाते हैं, जिसमें पहला जो है वो आपको करवाया जाता है, एक डेली एमसीक्यूज करवाया जाता है जिसमें 15 क्वेश्चंस जो डेली के एक दो दिन के पुराने जो करंट अफेयर्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे आज मैंने करवाए तो हमने कल के और आज के करंट अफेयर्स कवर किए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइलाइट्स ऑफ द डे को भी कवर करते हैं, जो भी कुछ तमाम इंपॉर्टेंट वाले जो इवेंट्स होते हैं 4-5 इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें उसके बारे में थोड़ी स्टैटिक नॉलेज भी हो जाए, एज वेल एज करंट को भी कवर करते हैं। ठीक है, सो आप समझ सकते हैं कि ये स्टैटिक प्लस करंट का सेशन रहता है जो हाईलाइट्स ऑफ द डे का रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के हाईलाइट्स ऑफ द डे से। लेट्स स्टार्ट। आज फर्स्ट हमारे पास हाईलाइट में क्या है, सिक्किम स्टेट। क्या है, सिक्किम स्टेट। अभी क्यों हाईलाइट में है ये मैं आपको बताती हूँ। सिक्किम इसीलिए न्यूज में है क्योंकि सिक्किम ने एक नई पॉलिसी जो है वो टूरिस्ट के लिए निकाली है। क्या पॉलिसी है मैं आपको बताती हूँ। सिक्किम स्टेट का कहना है कि अगर अब कोई भी बाहर से टूरिस्ट जो है सिक्किम की स्टेट में आते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें वहां जो है 50 रुपी जो है देने पड़ेंगे ताकि उनकी एंट्री हो सके एज अ टूरिस्ट इन सिक्किम। ठीक है, अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो सिक्किम में एंट्री के लिए टूरिस्ट के लिए कितने रुपीज रखे हैं, 50 रुपीज आपको पे करने होंगे। और वो 50 रुपीज कब तक वैलिड रहेंगे, वो वैलिड रहेंगे 30 डेज तक। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। imposed 50 imposed रुपी 50 पर पर्सन। एक आदमी के लिए 50 रुपीज रखे हैं। ठीक है, पर पर्सन फॉर एंट्री इन सिक्किम एज अ टूरिस्ट। ठीक है, अब ये जो 50 रुपए आपने पे किए एज अ टूरिस्ट सिक्किम में, तो ये वैलिड कितनी देर के लिए रहेंगे, वैलिड विल बी वैलिड फॉर कितनी देर के लिए रहेंगे, 30 डेज के लिए। ठीक है, 30 दिनों के लिए ये वैलिड रहेंगे। ठीक है, अब ये 30 डेज तक जो है वो वैलिड रहे तो उसके मतलब उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद दोबारा आपको ये 50 रुपीज जो है वो पे करने होंगे। ठीक है, अगर आप दोबारा जाना चाहते हैं तो दोबारा आपको पे करने होंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल कब से हुआ है, लिखेंगे एप्लीकेबल फ्रॉम 15 मार्च से इसको अप्लाई कर दिया गया है, 15 मार्च 2025। ठीक है, और अगर हम पूछें, अब आपका सवाल होगा कि ये पे किसको करने हैं 50 रुपीज, तो इट मीन्स जो भी टूरिस्ट जाएंगे तो वो कहाँ रहने के लिए, तो होटल्स में जाएंगे ना, तो होटल्स में क्या करना है, वहां पर उनको जमा करवा देने, यानी होटल्स वाले जहां पे वो चेक इन करेंगे टूरिस्ट, उसी होटल में 50 रुपीज जो है उनके डिपॉजिट हो जाएंगे। और हफ्ते में, हर हफ्ते के एंड में क्या होगा, जो टूरिस्ट जो होटल्स वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने टूरिस्ट से पैसे लिए हैं, ये 50 रुपए लिए हैं, वो किसको देंगे, वो आगे दे देंगे किसको, टूरिस्ट स्टेट टूरिज्म अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, सो लिखेंगे ₹50 शुड बी गिवन टू, किसको देने हैं, होटल्स वेयर दे रेफर्स टू टूरिस्ट। ठीक है, वेयर दे आर चेकिंग इन, जहां पे वो चेक इन कर रहे हैं जिस होटल में, वहीं पर आपको क्या करने हैं, इतने पैसे जो हैं वो पे कर देने हैं। एट लिखेंगे इट विल बी डिपॉजिटेड, इट विल बी डिपॉजिटेड बाय दी होटल्स, जो भी रिस्पेक्टिव होटल्स होंगे, बाय दी होटल्स
कहां पे वो जमा करवाएंगे? इन द स्टेट टूरिज्म अकाउंट में, ठीक है। स्टेट टूरिज्म अकाउंट में ये पैसा जो है वो जमा करवा देंगे, वो पैसा जो है वो डाल देंगे, ठीक है। और कब डालेंगे? एवरी वीक, एवरी वीक। तो ये क्या है? ये जो एक पॉलिसी जो है नई, ये किसने लाई? सिक्किम की स्टेट ने लाई, जहां पर 50 रुपए अगर कोई भी टूरिस्ट जाता है उसे देना पड़ते हैं, और उसकी वैलिडिटी सिर्फ 30 डेज की है। आप अगर दोबारा से, ये भी आप पॉइंट ऐड कर ले, अगर दोबारा से आप जाना चाहते हैं, ये वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, तो दोबारा से 50 रुपए पे करने, फिर उसकी वैलिडिटी 30 डेज तक रहेगी, ठीक है। एप्लीकेबल कब से? 15 मार्च 2025 से। 50 रुपए जो है वो होटल वालों को देने हैं। होटल वाले क्या करेंगे? वही होटल वाले जो है स्टेट टूरिज्म अकाउंट जो है उसमें हर हफ्ते ये पैसा जो है वो डिपॉजिट करवा लेंगे, जमा करवा देंगे, ठीक है। सो सेकेंड हाईलाइट, सेकेंड हाईलाइट है हमारे पास एक तो हमारे पास सिक्किम की स्टेट थी, और अब हमारे पास है राजीव युवा, लिखेंगे राजीव युवा, राजीव युवा विकासम विकासम योजना, ठीक है। राजीव युवा विकासम स्कीम यानी योजना, ठीक है। ये योजना कौन सी है? अब ये जो योजना है, पहली बात, ये लॉन्च किसने की है ये आपको जानना है। तो ये लॉन्च की गई है, लॉन्च्ड बाय कौन सी स्टेट ने? द स्टेट ऑफ तेलंगाना, लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने, मुख्यमंत्री ने राजीव युवा विकासम स्कीम जो है वो लॉन्च की है, ये योजना लॉन्च की। और लॉन्च क्यों की गई है? ये लॉन्च की गई है ताकि जो वहां के युवा है, नाम क्या है? युवा विकासम, युवा मीन्स यूथ, जो वहां का यूथ है। विकासम रेफर्स टू डेवलपमेंट, यानी उनका डेवलपमेंट हो सके। किस तरह से डेवलपमेंट हो सके उसके बारे में बताती हूँ। कि जो वहाँ के सीएम है वो ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो भी यहाँ के युवा हैं उनके लिए हम कुछ पैसा जो है वो देंगे। इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत पैसा दिया जाएगा ताकि वो खुद की डेवलपमेंट कर सके, ताकि वो खुद के लिए एक काम जो है वो ढूंढ सके, खुद का जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कर सके, ठीक है, खुद के लिए एक स्टेबल काम ढूंढ सके। तो लिखेंगे लॉन्च बाय द स्टेट ऑफ तेलंगाना। कितना पैसा दिया जाएगा टोटल? लिखेंगे 6,000 करोड़। इतनी रकम जो है वो दी जाएगी, और किसको दी जाएगी? टू अबाउट 5 lakhs, कौन? युवा, ठीक है, 5 lakhs यूथ। और ये यूथ कौन सा होना चाहिए? जो यूथ कहां से बिलोंग करता है? बिलोंग टू बैकवर्ड क्लास। कौन सी क्लास को? बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करता है, उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाएगी, बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। यानी जो भी युवा बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं उनके लिए 6,000 करोड़ की राशि जो है उसको मंजूरी दी गई है। और ये कितने युवा हैं? अब तकरीबन 5 लाख युवाओं को ये राशि जो है वो बांटी जाएगी स्कीम के तहत। जिसमें मैं आपको बता दूं कि अगर इस स्कीम के तहत जो है, जो भी एलिजिबल होगा, जो भी सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, उनको कितना दिया जाएगा? ईच ऑफ द सिलेक्टेड, ठीक है, इन सब में से जो भी सिलेक्टेड होंगे स्कीम के तहत, उनको हर एक को 3 लाख रुपए दिया जाएगा, 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। लिखे। अब ये पैसा क्यों दिया जा रहा है इन्हें? इसीलिए दिया जा रहा है ताकि इनकी डेवलपमेंट हो सके, ये अपने लिए काम देख सके, अपने लिए, अपने आप को इतना काबिल बना पाए कि कुछ काम कर सकें, समझ रहे हो, ठीक है। सो दैट दे कैन ऑप्ट फॉर दी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहां लिख लेते हैं, सो दैट दे कैन ऑप्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट देख सकें, कर सकें, कुछ भी ऐसा काम जो है वो खोल सके। क्योंकि देखो, अगर हेल्प होगी, उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड की है, तभी कर पाएंगे ना, अदरवाइज दे डोंट हैव इनफ मनी, उनके पास तो पैसा ही नहीं होगा कि वो बिजनेस भी करें, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद के जो काम होते हैं, लाइक वो शॉपकीपर बन सकते हैं, कुछ भी इस तरीके का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसे की जरूरत है, पैसा कौन देगी? तेलंगाना की सरकार देगी, ठीक है। चलिए।
अब देखो यहाँ पे हमने किसकी बात की, तेलंगाना की हमने बात कर दी है, तो हम तेलंगाना के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिक्किम के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। तो लिखेंगे सिक्किम, यहाँ लिखेंगे तेलंगाना, ठीक है। सिक्किम और तेलंगाना दोनों की स्टेट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जो हैं वो जानने वाले हैं हम। तो लिखेंगे सबसे पहले जो सिक्किम है, सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तामंग। कौन है? प्रेम सिंह तामंग, ठीक है, दिख रहा है। तेलंगाना को हम आगे लिख, ये आया तेलंगाना। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तामंग। अगर हम बात करेंगे गवर्नर की, तो ये गवर्नर कौन है? यहाँ पर गवर्नर है, लिखेंगे ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर इज द गवर्नर ऑफ सिक्किम। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर हम बात करें सिक्किम के कुछ नेशनल पार्क्स की, तो एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? खंचनजोंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है? खंचनजोंगा, खंचनजोंगा नेशनल पार्क। जोंगा नहीं है, जोंगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो बहुत बार पेपर में भी पूछा जाता है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में ही आता है। कंचनजोंगा नेशनल पार्क, ये कहां पर है? ये है सिक्किम में, ठीक है। सी ना, चलो, ये सीएम की, गवर्नर की, नेशनल पार्क से हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की सरकार जो है, वहां पर सीएम कौन है? अभी जो देखा हमने कि सीएम कौन है, तो सीएम है तेलंगाना के रेवांत रेड्डी। कौन है? रेवांत रेड्डी इज द सीएम ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के अगर गवर्नर की बात करें, गवर्नर की, तो गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा, ठीक है। ये आर है अगर आपको समझ ना आ रही हो, ठीक है। सीएम कौन है? रेवनाथ रेड्डी। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। और अगर हम बात करें तेलंगाना के कुछ नेशनल पार्क्स की, नेशनल पार्क्स की बात कर लें तो कासु ब्रह्मनंदा, ब्रह्म NANDA ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, एक ये है, ठीक है। एक आ गया मृगवानी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क, ठीक है। कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क, महावीर हरीना हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। ये कहां पर है? ये तीनों तेलंगाना में है, ठीक है। चलिए, सीएम भी देख लिए, रेवनाथ रेड्डी, गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, नेशनल पार्क आ गए हमारे पास 3, और वहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पढ़ा जो है कंचनजोंगा नेशनल पार्क। कंचनजोंगा नेशनल पार्क, सीएम इज प्रेम सिंह तामंग, गवर्नर इज ओम प्रकाश माथुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट और क्या है न्यूज में? हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास न्यूज में आज है चंद्रयान 5 मिशन। अब आप सोचेंगे चंद्रयान 5 तो लॉन्च ही नहीं हुआ है, 3 तक तो हुए थे, 4th और 5th कहां से आ गया, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं
कि जो चंद्रयान 5 है इसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया हुआ है। ये किसका कहना है? ये जो नारायणन है, जो कौन है? नारायणन जो है वो इसरो के चीफ हैं, हेड हैं। उनका कहना है कि सेंटर के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है कि चंद्रयान 5 जो है वो बाद में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 5 जो है वो क्या करेगा, वो वहां सक्सेसफुल लैंडिंग तो करेगा ही, लेकिन उसकी सरफेस पर, मून की, चंद्रयान है ना तो मून पे जा रहा है, मून की सरफेस पर सक्सेसफुल लैंडिंग तो करेगा ही, पहले भी हुई है लैंडिंग, लेकिन वो क्या करेगा, वहां पर जो है वो अपना रोवर जो है वो पहुंचाएगा। रोवर मतलब गाड़ी जो होती है, ठीक है। तो रोवर जो है वो पहुंचाएगा और उस रोवर का कितना वेट है, लिखेंगे रोवर का वेट कितना है जो चंद्रयान 5 में जाएगा, इसके लिए जाएगा। रोवर का वेट है अबाउट 250 kg, यानी बहुत बड़ा रोवर होने वाला है और ये मून की सतह पर, मून की सरफेस पर चलेगा, ठीक है। वहां से सैंपल्स कलेक्ट करेगा, पूरी लूनर सरफेस को स्टडी करेगा। इट विल स्टडी द लूनर सरफेस, ठीक है। लूनर सरफेस को स्टडी करेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें जानना है कि चंद्रयान 5 तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो जाएगा कब तक? वो जाएगा अभी बाद में। और ये कोलैबोरेशन किस किस के बीच में होगी? कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड जापान के बीच में कोलैबोरेशन होकर ये चंद्रयान 5 जो है वो लॉन्च किया जाएगा, जिसमें रोवर 250 किलो का रोवर जो है वो जाएगा। पहली बार इतना बड़ा रोवर जाएगा, वो लूनर सरफेस पर लैंड करेगा, वहां पर जो है लैंडर से लैंड होगा, तो फिर ये रोवर जो है वो वहां पर चलेगा, ठीक है। तो वहां से सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करेगा, लूनर सरफेस को स्टडी करेगा, सब कुछ हमें बताएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि कुछ इंडिया के लॉन्ग टर्म मिशन क्या है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इंडियाज लॉन्ग टर्म, कि इंडिया ने क्या सोच के रखा हुआ है कि मुझे रिगार्डिंग स्पेस, लॉन्ग टर्म मिशंस इंडिया के क्या हैं। दो चीजें इंडिया ने सोच कर रखी हैं और वो क्या है? पहला क्या है? पहला है कि हमें क्या करना है, हमें अपना जो चंद्रयान 5 है ये तो बेचना ही बेचना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमें मून पर किसी एक इंसान को लैंड करवाना है 2040 तक। यानी फर्स्ट मिशन है, लिखेंगे टू लैंड एन इंडियन, एक इंडियन को, एक भारतीय को उन्होंने लैंड करवाना है, इंडियन ऑन द मून या ऑन द सरफेस ऑफ द मून। और ये कब तक सोचा है? बाय 2040 तक जो है कोई इंडियन जो है वो मून पर लैंड होना चाहिए। ये इंडिया का लॉन्ग टर्म मिशन है, इसने सोच के रखा है 2040 तक, ठीक है। एज वेल एज इंडिया ने क्या सोचा है, टू हैव देयर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को क्या बोलेंगे, स्टेशन। और ये कब तक करना है? बाय 2035 तक, यानी इंडिया चाहता है कि 2035 तक हमारा भी स्पेस स्टेशन हो। अब आप मुझे बताएंगे, आपने देखा होगा कि जो सुनीता विलियम्स हैं, जो इंडियन ओरिजिन की हैं, ठीक है, सुनीता विलियम्स आज 5 बज के कुछ मिनट पर जो है इंडिया के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो वो कहाँ लैंड कर गई हैं, धरती पर आ गई हैं, ठीक है। उनके जो साथी थे वो भी आ चुके हैं, ठीक है। आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो कितने दिन लगाकर जो है कहाँ से आई हैं, स्पेस से आई हैं, ठीक है। क्योंकि उनको भेजा गया था सिर्फ 8 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए भेजा गया था, लेकिन उनका टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज इन देयर, जो भी उनका क्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट होता है, उसमें कुछ इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें मजीद वहां पर रुकना पड़ता है। और अब जो क्रू 10 जो है वो लेने के लिए उनको कहाँ जाता है, लेने के लिए जाता है स्पेस पर, और फिर वो वापस धरती पर पहुंचे। और अगर हम बात करें कि वो कौन से स्पेस क्राफ्ट से आई हैं, तो वो आई हैं ड्रैगन से। क्या नाम है उसका स्पेस क्राफ्ट का? ड्रैगन, जिसमें वो आई हैं, ठीक है, और धरती पर पहुंची। अब मैं क्या पूछ रही हूँ आपको ये बताना है कि वो कितना टाइम वहां स्पेंड करके आई हैं, ठीक है। टू हैव देयर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडिया चाहता है हमारा 2035 तक अपना भारतीय जो है
एक अंतरिक्ष स्टेशन हो जिसको हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं, यानी इंडिया अपना चाहता है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, जो नासा ने और बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, ठीक है। सो ये इंडिया की कुछ लॉन्ग टर्म मिशन है, जिसमें अगर मैं शॉर्ट में बात बताऊं तो चंद्रयान 1 लिख लेते हैं, आपको थोड़ा याद रहेगा। अब ये कुछ मिशन जो हैं जैसे चंद्रयान 1 या चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान, अब ये 5 जो है वो तो लॉन्च किया जाएगा ना, लेकिन अभी तो टाइम लगेगा इसको लॉन्च होने में, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, चंद्रयान 1 जो है, अब मुझे बताओ, येलो ही ले लेते हैं, व्हाइट। चंद्रयान 1 जो है, चंद्रयान 1 में क्या हुआ था कि क्या चंद्रयान 1 जो है वो पहुंचा था, सक्सेसफुल हुआ था या नहीं हुआ था, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 1 जो है 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 की बात करें तो 2019 में इसे लॉन्च किया था, ठीक है। याद रखना है चंद्रयान 1 जब 2008 में जाता है तो ये वहां से कुछ पिक्चर्स सेंड करता है, कुछ पिक्चर्स इसने वहां से सेंड की थी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 जो है वो सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाया था। 98% ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन 2% फेल हो गया। सो इट वाज ऑलमोस्ट फेल हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट तो नहीं बट फेल हो जाता है, क्योंकि इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं हो पाती है, क्रैश हो जाता है, ठीक है। अब चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 यानी चंद्रयान 3 जो है ये सक्सेसफुली इसकी लैंडिंग हो जाती है, जिसमें लैंडर कौन होता है, लैंडर का नाम क्या था, रोवर का नाम क्या था, और उस पॉइंट का क्या नाम था जहां पर लैंडिंग हुई, ये याद रखना, ठीक है। लैंडर कौन था, जिसका नाम था विक्रम, क्या नाम था, विक्रम। रोवर कौन सा था, प्रज्ञान, रोवर क्या था, प्रज्ञान। जब बात करें उस पॉइंट की जहां पर लैंडिंग हुई, विक्रम लैंडर ने जहां पर लैंडिंग की थी मून की सतह पर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। क्या बोलते हैं, शिव शक्ति पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपने, ठीक है। फिर बात करें हम चंद्रयान 4 की, तो हम इसको यहां लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है इसकी, चंद्रयान 4 की। सो चंद्रयान 4 जो है इसको भेजा जाएगा, लेकिन कब तक भेजा जाएगा ये भी गया नहीं है, तो ये जाएगा अबाउट 2027 तक। कब तक, 2027 तक जाएगा, और ये भी जाकर वहां से कुछ सैंपल्स इकट्ठे करने की कोशिश करेगा, टू ब्रिंग सम सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम द मून। मिशन क्या है, टू ब्रिंग सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम द मून, ठीक है। चंद्रयान 1 2008 में जाता है, ये कुछ पिक्चर्स वहां से भेजता है। चंद्रयान 2 2019 में गया, बट ये थोड़ा फेल हो गया, ये सक्सेसफुल लैंडिंग इसकी नहीं हो पाई थी, सो इट वाज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। चंद्रयान 3 की बात करें तो ये सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाती है, जिसके बाद नेशनल स्पेस डे जो है वो भी हर साल मनाया जाता है। तो मैं बताऊंगी चंद्रयान 3 जो है वो लैंडर कौन सा था, विक्रम था। रोवर की बात करें तो प्रज्ञान था, और जहां पर लैंडिंग होती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो उसको क्या नाम दे देते हैं, शिव शक्ति पॉइंट नाम दे देते हैं। और इंडिया जो है, इंडिया ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी जब चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुल लैंडिंग कर देता है ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, ठीक है। सो नेशनल स्पेस डे की अगर हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे जो है वो मनाया जाता है 23 अगस्त को। जब मनाया जाता है 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ठीक है। उसके बाद जब ये मनाया जा रहा है, ठीक है, नेशनल स्पेस डे। और चंद्रयान 4 कब तक जाएगा, 2027 तक जाएगा, एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जाएगा तब तक, ठीक है। चलिए एक लास्ट आज का हाईलाइट जो हमारे पास है वो क्या है, स्टुअर्ट यंग। कौन है ये, स्टुअर्ट यंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के, त्रिनिदाद एंड टोबैगो कंट्री जो है वहां के क्या बने हैं, पीएम बन गए हैं, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, पीएम ऑफ त्रिनिदाद
वेनेजुएला के ऊपर ही कंट्री है ये। पीएम ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है, इनके क्या बने, पीएम बने हैं। और प्राइम प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, इस कंट्री की प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है क्रिस्टाइन कांगलू, ठीक है। और ये जो क्रिस्टाइन कांगलू है, ये कहाँ आती है, शी वॉज, इनको इनवाइट किया होता है कहाँ पर, जो भारतीय प्रवासी दिवस होता है, प्रवासी दिवस हुआ इंडिया में, होता है ना, कब होता है, 9 जनवरी को। प्रवासी दिवस में 9 जनवरी को ये जो प्रवासी भारत दिवस होता है, भारतीय दिवस होता है, उसमें ये कहाँ पर आती हैं, 9 जनवरी को ओडिशा में आती हैं। वहां पर क्या करते हैं, एज अ चीफ गेस्ट आते हैं, एज अ चीफ गेस्ट। तो यहां लिखेंगे एज अ चीफ गेस्ट, इनको इनवाइट किया था, ठीक है। क्या नाम है, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। कहां पर हुआ, ओडिशा में, जहां पर चीफ गेस्ट किसको बुलाया था, टोबैगो की, यानी त्रिनिदाद एंड टोबैगो कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे उनको बुलाया था, क्रिस्टाइन कांगलू, वो एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पेश हुए। और जब हम बात करें पीएम की, तो पीएम कौन बने हैं, स्टुअर्ट यंग बने हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि चुना किसने है, तो प्रेसिडेंट ने ही पीएम को चुना है, उनकी अपॉइंटमेंट की है, ठीक है। चलिए, अब हमने ओडिशा की बात की है, तो ओडिशा के बारे में भी कुछ बात कर लेंगे, कुछ फैक्ट जान लेंगे और फिर इस सेशन को जल्दी से कंप्लीट करेंगे। सो हम बात करेंगे ओडिशा की। हमें जानना है कि ओडिशा के सीएम, गवर्नर और कुछ एक दो नेशनल पार्क्स जान लेंगे इंपॉर्टेंट वाले। एनपी रेफर्स टू नेशनल पार्क, तो लिखेंगे वहां के सीएम है श्री मोहन चरण माझी, ये कौन है, सीएम ऑफ ओडिशा, श्री मोहन चरण माझी। गवर्नर कौन है, हरि बाबू कंबा, श्री हरि बाबू कंभापति। कंभापति, इसमें एम भी आ जाएगा, ठीक है। श्री हरि बाबू कंभा, हाँ, ठीक है। चलिए, बात करें नेशनल पार्क्स की, तो ये सबको मालूम हुआ है, बहुत बार न्यूज में आता है, सिमलीपल नेशनल पार्क। उसके बाद अगर हम बात करें तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये फेमस वाले हैं, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। एक इंपॉर्टेंट लेक है यहाँ पे, वो कौन सी है, सबको पता है, वो कौन सी लेक है, वो है चिलिका लेक। चिलिका लेक जो है वो क्या थी, चिलिका लेक फर्स्ट इंडियन रामसर साइट थी, इंडिया की पहली रामसर साइट। रामसर कन्वेंशन 1974 में इन्फोर्स हुआ, साइन 1971 में होता है। इन द सिटी ऑफ, ईरान की सिटी है रामसर, वहां पर फर्स्ट इंडियन रामसर साइट 1981 में। कब, 1981 में पहली रामसर साइट कौन सी थी, चिलिका लेक, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो एक और रामसर साइट जो पहली रामसर साइट बनी थी 1981 में, विद लेक ऑफ चिलिका, जो कहां पर बनी, कियोलाडियो नेशनल पार्क, मैं पहले भी बता गई हूँ आपको, ठीक है। कियोलाडियो नेशनल पार्क कहां पर है, राजस्थान में। तो इट वाज आल्सो द फर्स्ट रामसर साइट, ये दोनों ही रामसर साइट है। 1981 में पहली रामसर साइट कौन सी थी, चिलिका लेक एंड कियोलाडियो नेशनल पार्क।
सो अब आपको क्या याद रखना है कि जो ये रामसर साइट्स होती है ये फॉर द जो भी इंपॉर्टेंस वाली वेटलैंड्स होती है, वेटलैंड्स बहुत एक फ्रूटफुल जो एक हम बोलेंगे कि हैबिटेट होता है किसके लिए, सभी स्पीशीज के लिए, जहाँ उनकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत अच्छे अमाउंट में, एक अबंडेंट अमाउंट में पाई जाती है। सो इसके लिए वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो अभी हमने क्या क्या देख लिया कि वहाँ के सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, नेशनल पार्क्स कौन है, डिफरेंट डिफरेंट जगह के। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ भी देख लिए हमने और यहाँ पर भी हमने देख लिए। तो ये सब आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, सो आई होप आपका जो आज का सेशन था वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसमें हमने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल में हमने शेयर किया है और कोशिश करेंगे कि रोज ऐसा ही सेशन हो, क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो इतना अच्छा से तैयारी नहीं होगी। हम करंट प्लस स्टैटिक करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जिस जिस स्टेट का नाम आया, सिक्किम, तेलंगाना एज वेल एज ओडिशा, हम उनके सीएम, गवर्नर एज वेल एज नेशनल पार्क्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स या वेटलैंड्स कुछ भी अगर होगा इंपॉर्टेंट वाला तो वो कवर कर लेंगे। सीएम गवर्नर तो करेंगे ही। फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा, स्टुअर्ट यंग पढ़े। ठीक है, सो ये थे आज के हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो आई होप आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।